बोलो भाई, लास्ट क्लास डाउट्स है क्या? कुछ डाउट्स? डाउट्स हैं क्या? यस कि नो? कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स की गलतियां अपन ने डिस्कस की हैं कभी? कितने लाइंस पे कितने वो लिखने चाहिए एंड ऑल? बेसिक हाइजीन फैक्टर्स एक फॉर 2 पन्ने वाला जो फॉर्मेट है वो डाला था। क्या क्या है उसमें बेसिक, क्या क्या लिखा हुआ है बताओ जरा। तेज बोलना है थोड़ा, पहले सही से। हाँ बोल। वो तो तेरे हाथ में ही नहीं है ना। विड्थ तो कॉपी खरीदनी है, काम खत्म करना है, उसके अलावा बता। हाँ तो एक लाइन में 5-6 वर्ड होने चाहिए, एक पन्ने के अंदर 15 लाइन के आसपास में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कुछ 15-17 वर्ड्स का होना चाहिए, कंक्लूजन 15-17 वर्ड्स का होना चाहिए, बॉडी में 2 पार्ट्स होंगे, एक पॉइंट 10 वर्ड के आसपास का होना चाहिए, पॉइंट में एग्जांपल होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, और क्या क्या माइक्रो डायग्राम बनाना है, इंडेंटेशन का बताया होगा, कहां से पॉइंट शुरू करना है, कितना आगे ले जाना है, एटसेट्रा नॉल। तो बेसिक मेरे हिसाब से अपन ने एक पार्ट बता रखा है ना, ये सब कवर्ड है, यस और नो? नेक्स्ट अब थोड़ा कंटेंट बेस पे चलते हैं कि अच्छा ठीक है, जब मैं क्वालिटी वाइज आंसर राइटिंग जा रहा हूं तो कौन कौन सी बेसिक गलतियां अपन कर रहे हैं और कौन कौन सी नहीं कर रहे हैं। पहले सबसे पहले गलती कि जब अच्छा उत्तर लेखन करते हैं तो उसके कुछ पाप हैं आंसर राइटिंग में। पाप का मतलब समझते हैं, जिसको देखते ही इवैल्यूएटर का मूड ऑफ हो जाए, क्या बकवास है। पहले पाप समझाऊंगा कि ये पाप है। पहले तो जो नहीं करना है वो समझना है, फिर जो करना है जिससे नंबर बढ़ेंगे वो समझना है। 2 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं एंड ऑल, उस इंट्रोडक्शन में कुछ अप्रासंगिक और असंबंधित भूमिका बांध देते हैं अपन। यूजली हमारे इवैल्यूएटर में फीडबैक देते हैं कि भूमिका बांधे। इंग्लिश वाला बोलेगा ही नहीं आपको भूमिका बांधे। तो वो जो शुरू में इलॉजिकल इंट्रोडक्शन देते हैं ना, पहले उससे कैसे बचना है वो समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, पूर्वोत्तर भारत के सीमा विवाद की निर्तनता के अंतरराज्यीय संबंधों को बाधित किया है और इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को खतरे में डाल दिया है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, अपन को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 7+1 8 स्टेट्स हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, उससे रिलेटेड सवाल आया है। आपस में एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में प्रॉब्लम चल रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्र का एक हिस्सा है, ठीक है, जहां विविधता स्वयं ही विविध है, डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी इज डाइवर्स। हालांकि इस विविधता ने कुछ सीमा विवादों को भी जन्म दिया है। यूजली ये एक इलॉजिकल इंट्रोडक्शन में काउंट होता है। क्यों काउंट होता है? बिकॉज या तो मैं करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखूं कि भैया हाल ही के दिनों में मणिपुर, असम वर्सेस मणिपुर, नागालैंड वर्सेस मणिपुर में सीमा विवादों जो चल रहा था, उसमें 5 या 6 पुलिस वाले मरे थे शायद उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो मैं करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखूं। अगर ये दिस इज अ जेनरिक इंट्रोडक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूं, तो जेनरिक इंट्रोडक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जहां आप अपना उत्तर जब चेक कराओगे, उस इवैल्यूएटर को वो नॉलेज बैठेगा नहीं कि हाँ काम किया गया। क्वेश्चन पूछा है अंतरराज्यीय सीमाओं के क्या चैलेंजेस हैं, मेरा फोकस है विविधता पे, मैं डाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा हूं। प्रश्न कुछ और है। ये बात ये नहीं है कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्र का एक हिस्सा है जहां विविधता विविधता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, बट सवाल वो नहीं है। तो जो सवाल पूछा है उसी के हिसाब का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का, इंट्रोडक्शन इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का ही होना चाहिए। अगर वो नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। प्रॉब्लम आती है कि ये जो क्वालिटी चेक है ना, ये मिलना बहुत मुश्किल है आपको, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। लिखो, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन प्रश्न की मुख्य मांग से होगा। जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है वही का ही इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। सेकंड आता है, एक और सवाल है सेकंड, लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मुद्दे क्या हैं?
यूजुअली क्या होता है कि ये मैंने टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ऑल पढ़ाया था आपको, कितने तरीके का इंट्रोडक्शन होता है ये वो सब करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का ही टॉपिक है। हम अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बस लिखने के लिए लिख लो। एक लिखो करंट अफेयर्स बेस्ड, ये कॉपी नहीं लानी है, 16.5 सेंटीमीटर की कॉपी लानी है, ये नहीं चलेगी। इंट्रोडक्शन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, सॉरी अरे इंट्रोडक्शन कुछ भी बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, सॉरी करंट अफेयर, तुम भी लिखे जा रहे हो चुपचाप। करंट अफेयर्स बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, एक होता है आयरनी बेस्ड। आयरनी बेस्ड समझते हो? जैसे उसने पूछा, हाँ एक फैक्ट इस तरफ का, दूसरा फैक्ट उस तरफ का, तो दो अलग अलग तरीके के फैक्ट बता रहा हूं मैं, उसको कहते हैं आयरनी बेस्ड। जैसे कोई कृषि क्षेत्र का कुछ आ गया कि कृषि क्षेत्र वर्सेस जलवायु परिवर्तन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया मान लो, तो कृषि क्षेत्र में तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मोटा मोटी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 330 मिलियन टन ये वो सब। दूसरी तरफ मोटा मोटी 20% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जलवायु परिवर्तन का, जो एक मेजर पार्ट है वो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से होता है, वो आयरनी बेस्ड हो गया। एक तरफ मैं उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ ये, या फिर 45% को रोजगार देता है वर्सेस क्लाइमेट चेंज में, वो एक अच्छी चीज का फैक्ट और एक उसकी खराब चीज का फैक्ट, उसको बोलते हैं अपन आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। सबसे बेस्ट है एट प्रेजेंट जो चल रहा है सीजन में, सबसे बेस्ट है। तुम्हारे लिए तो सीजन अच्छा नहीं चल रहा है कि चल रहा है? बहुत, कितने बच्चे पास हुए हिंदी से भाई? 10-12 तो नहीं, 20 के आसपास में हुए हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े एस्पिरेंट्स, इतने सारे एस्पिरेंट, और थोड़े मेहनती, बहुत मेहनती तो नहीं कहूंगा मैं, बट थोड़े मेहनती बच्चे हैं, 20 बच्चे क्यों पास हुए हैं? कुछ तो तुम्हें भी लगता होगा। जैसे 2023 में, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो मन में सच आता है मैं बोल देता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे अलग कहानी है। मुझे टेलीग्राम में भी अगर कोई बच्चा की बात बुरी लगती है मैं टोक देता हूँ, मेरे पास पूरा ऑप्शन होता है नॉट टू इंडल्ज इन ऑल दिस शिट, बट ठीक है, क्योंकि इस एज के अंदर तो लोग अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप पढ़ रहे हो डज नॉट मीन्स आप स्टूडेंट हो। वो तो जेएनयू में 35 साल का भी पढ़ रहा है, क्या आप स्टूडेंट मानते रहेंगे? ऐसा थोड़ी होगा। तो मतलब बौद्धिक विकास इतना हो जाना चाहिए आपका। तो इसलिए अगर आप गलत करते हैं तो मैं टोक देता हूं यूजली कि ये गलत है, गलत है तो गलत है। सिमिलरली अगर मैं ये वाले पार्ट में कहूं, हिंदी माध्यम में मेरा ये मानना है कि बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं है, उसके रीजंस हैं। अब जब इतने बड़े बच्चों में से 20 का सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं तो डाउट आ ही जाएगा कि मतलब होगा ही कैसे। जैसे 2023 का पेपर था, देखा था 2023 का प्रीलिम्स किसी ने? देखा तो होगा, दिया तो नहीं होगा, देखा तो होगा। सबसे बड़ा नुकसान 2023 के पेपर का क्या है पता है? सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था उसका? नहीं, वो फर्स्ट भी टफ था। टफ तो ठीक है, टफनेस और इजीनेस तो चलता रहता है, तो गेम है। और क्या था? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ना भी है। नहीं, उसने ना बच्चों का हौसला ही तोड़ दिया। ऐसा लगने लगा ये पेपर पास ही नहीं हो सकता है। वो वाली मेंटालिटी आ गई थी बच्चों की, मतलब आप टफ लेवल उतना बना दो कि वो सोच ही ना पाए कि ये पेपर पास हो सकता है। तभी तो 75 नंबर यार, मतलब समझ रहे हो, 37.5%। 40% पे तो आपको लोग पास करते हैं ग्रेजुएशन में मोटा मोटी, है ना? मतलब उससे कम आ जाता लगता है फेल हो गया। मेरे पुणे यूनिवर्सिटी में तो यही था कि 40% से कम किसी के आते नहीं थे, या तो वो फेल होता था या 40% आते थे। तो 37.5 पे तो फेल ही हो जाता हो, या तो उतने कम पे प्री पास हो रहा है उस एग्जाम में जिसको कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, इंडिया का सबसे डिफिकल्ट है, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग। वैसा ही कुछ, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इस बार हिंदी मीडियम के साथ में हुआ है कि पिछली बार फिर भी चलो 40, 45, 50 थे, इस बार उसमें बहुत कम है। मतलब अचानक से परसेंटेज डिक्रीज हो गया उस वाले पार्ट के लिए। तो उतना ही रेट से एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो उसको ही तुम्हें थाली में बैठा के नहीं देगा, ये लो तुम हिंदी माध्यम के, ये लो चलो इस बार 100 सिलेक्शन करा लेते।
कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, इनोवेशन लाना पड़ेगा, नया उसको इवैल्यूएटर को कुछ दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर देगा, वरना नहीं आने वाले हैं। जो मैं इंग्लिश मीडियम में बताता हूँ हिंदी मीडियम में भी लागू है। 99% बच्चा हिंदी मीडियम को लगेगा कि ये जो हम उत्तर लेखन आपको सिखाते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रियल एग्जाम में नहीं लिख सकते, लगेगा उसको। बट वो तो फिर 99 का तो सिलेक्शन नहीं भी होता है ना। स्टैटिस्टिकली जाएं तो हिंदी माध्यम में तो 99.99999% फेल हो रहे हैं, हार्डली कितना ही परसेंट बच्चा पास हो रहा है। अगर आप एवरेज में जा रहे हो तो एवरेज में तो आप ठीक ही कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। मैं ही तो डिसएग्री कर रहा हूं बिकॉज मैं उस 0.0001% पे खेल रहा हूं कि मुझे उस पार्ट में जाना है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और यूजुअली हिंदी माध्यम का फाउंडेशन कोर्स थोड़ा लंबा चल जाता है, क्यों चलता है मुझे तो समझ नहीं आता, बट चलो चलता है, हमने कभी चलाया नहीं है इसलिए हो सकता है मैं नहीं पता हूं, क्या पता सच में ही बच्चे को 2 साल चाहिए होते हो, आई डोंट नो, मतलब मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, उत्तर लेखन में इंप्रूवमेंट कितना हो सकता है 2-3 महीने का, ये मैंने देखा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब क्यूपीएम ने पिछली बार किया था तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो मैंने देखा है। पीसीएस में कितना इंप्रूवमेंट होता है वो मैंने देखा है। सीएससी वाले पार्ट के लिए तो आपको इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। जो चीजें आपको लग रही हैं यार ये पॉसिबल नहीं है, वही पॉसिबल बनेंगी, तभी जाके कहीं सिलेक्शन होंगे। वरना जस्ट बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्रो हिंदी डज नॉट मीन ही विल गेट सिलेक्शन। वो तो अपन ने देख लिया ना। बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए तुम सिर्फ स्टैट्स हो, नंबर ही तो हो कि 2.5 लाख 3 लाख हिंदी मीडियम का बच्चा देता है, उसमें से 20 सिलेक्शन हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, और क्या है उन सबके लिए, यही है भाई इन सबके लिए। तो उसके बैकग्राउंड में जो एफर्ट करना है तुम्हें ही जाके वो चेंज करना पड़ेगा। और जो तरीका मैं सिखा रहा हूं या पढ़ रहे हैं ये है तो बेटर जो एग्जिस्टिंग वाले पार्ट में चल रहे हैं। सो बी मोर एडेप्टिव टू दिस पेडागॉजी, मतलब उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, वरना बात मतलब आप ये भी लिखोगे ना। आप लोगों ने कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे, मोटा मोटी किसी दोस्त ने कर रखी हो, उस दोस्त को ना बोलना भाई तू ना ये इंट्रोडक्शन लिख के आना एक सवाल में, ऐसे ही रैंडम इंट्रो करके ट्राई तो कर ले, टेस्ट कर लेते हैं। उसको बोलना भाई एक बार ना ये इंट्रो लिख के आना, वो यही मिलेगा। भूमिका बांधे, अच्छा इंट्रोडक्शन है, बेहतर प्रयास करें। अपन ना उसमें फंस गए हैं लो लो वैल्यू और उस वाले पार्ट के लिए। वहां से निकलना है तो तुम्हारे एफर्ट के बिना नहीं होगा, वो पक्का है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मुद्दे क्या हैं, महत्व और दुरुपयोग का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक, लाभ का पद कार्यकारी भाग है जिसमें शक्तियां और पारिश्रमिक होते हैं, नैरो है। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन ना आप एग्जाम में नहीं बना सकते, आपको पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। बट अपन को क्या सिखाते हैं, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये 3-4 एंगल लगा दो और डेफिनेशन बना दो, काम हो जाएगा। बट उससे फिर नंबर नहीं आता भाई। तो कुछ इंट्रोडक्शंस हमें पहले से ही तैयार करके जाने पड़ेंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है, ऐसी चीजों को हम पहले से ही डेफिनेशन बना लेंगे। कुछ मैं दे दूंगा, कुछ आप बनाओगे। कैसे बनानी है, पीवाईक्यूज में जाओ और पीवाईक्यू एक जगह लिस्ट होकर मिल जाएंगे आपको, हम दे देंगे आपको, नहीं तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों, उस पीवाईक्यू के सामने हम लिख लेते हैं कि सर ये मैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन सोच रहा हूं, मेरे से वेट करा लेना, ग्रुप पे डाल देते हैं, मिलके काम कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक्सेल शीट पे डाल दिए, उसके सामने कॉलम खाली छोड़ लिया, उसमें आप डाल देना कि सर इसमें मैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इसमें मैं करंट अफेयर्स का सोच रही हूँ, इसमें मैं आयरनी बेस्ड सोच रही हूँ, इसमें मैं ये सोच रही हूँ। वो 3-4 तरीके के इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उसमें खुल जाएगा कि हर तरीके के सवाल में कौन सा इंट्रोडक्शन बेस्ट है कि नहीं है। वो बना के आप अप्रूव करा देना, मैं रिव्यूअर के लेवल पे आपको बता दूंगा, या आरबी सर या मेरे साथ आप बैठ सकते हो, बता देंगे यार ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे ही किसी क्वेश्चन को कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में तोड़ना है, तो अपन ने 50 क्वेश्चन उठाए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, क्या हिडन है, कब माइक्रो डायग्राम बनाना है, कब नहीं बनाना है, उसको वहां पे तोड़ लिया। धीरे धीरे ही जाएंगे, वो तो पक्का है, गिव अप नहीं करना बस। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मुझे सामने से वो है ना, मैं कोई एक मीटिंग अटेंड कर रहा था कहीं पे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उसके अंदर, हम तो बहुत ही छोटे से थे। तो सर ने एक बात कही, ही इज ए नाइस नॉलेजेबल पर्सन, कम्स फ्रॉम संघ, ठीक है। तो सर ने ये बताया कि देखो गांधी जी को, नेहरू को या किसी और को
जो हमारे सामने नहीं है, हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि यार बढ़िया आदमी था, ऐसा करता था, ये करता था एंड ऑल दिस। तो वो प्रशंसनीय बन सकता है, अनुकरणीय नहीं बनेगा भाई। क्योंकि मैं जब किसी को फॉलो करता हूं ना, तो फॉलो मैं तभी करता हूं जब वो मेरे सामने कर रहा होता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, बट पेरेंट्स से 2 जनरेशन ऊपर प्रशंसा सुनी होगी हमने सारे। मेरे को मन लगता हमारी जिस फैमिली, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, उसमें कोई बोलता होगा कि जो हमारे परदादा थे ना वो खराब आदमी थे। ऐसा कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं हमारे दादा और दादा के पिताजी के तो बहुत जमीन थी। समझ नहीं आती, एक तो जमीन जाति का है, बहुत बढ़िया थी, मतलब मैं तो अपने घोड़ों पे चलते थे, ये वो सब बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनी हमने। उनकी चीजों को हम जिंदगी में रिस्पेक्ट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बस फॉलो हम वही 5-6 लोगों को कर रहे होते हैं जो हमारे जिंदगी के आसपास में घूम रहा होता है, बस। दिक्कत यह है कि हिंदी माध्यम में वो जिनको आप फॉलो करोगे ना, वो भैया चाय की दुकान वाले और बाकी ये सब, क्योंकि सक्सेस रेट थोड़ा कम है, तो वो फॉलो करने वाला एटीट्यूड भी नहीं आता, और कर रहे होते हैं तो गलत फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वो मैंने तो आपको जनरल ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम बता दी, वो वाला पार्ट आपको ब्रेक करना पड़ेगा। या तो कोई इंग्लिश मीडियम वाला ढूंढो जो अच्छा पढ़ता पढ़ाता हो, उससे अपने को नॉलेज नहीं लेनी, उससे एप्टीट्यूड लेना है कि जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कैसा एप्टीट्यूड होना जरूरी है, वो अपने को सीखना पड़ेगा। हिंदी में तो वही घिसी पिटी बातें, क्या ही चलती होंगी बातें उस वाले पार्ट के लिए। चाय की दुकान पे, और वो एक भैया थे, उनकी ना 512 रैंक आ गई। क्या होती है 512 रैंक? अपन को फॉलो करना है जिसकी टॉप 5। आईएएस बनने ही तो आए थे ना, कोई ऐसा तो नहीं जो आईआरएस बनने आया था कि मैं जाऊंगा और आईआरएस बनूंगा। अगर ऐसा है तो बता दो। आए तो सब ये सोच के थे ना कि हम आईएएस बनेंगे, तो मैं 500 वाले को फॉलो ही करूं, ऐसा थोड़ी होगा यार। रोल मॉडल तो आइडियल होना चाहिए ना। किसी उसको फॉलो करेंगे, किसी वैसे मल्टीपल लोगों की आंसर कॉपी देखेंगे जो टॉप 50 में रैंक ला रहे हो, मैक्सिमम टॉप 100 में रैंक ला रहे हो। उनको हिंदी मीडियम में थोड़े कम है, जैसा मैंने पहले बताया था। इंग्लिश में स्ट्रक्चर तो समझ लो, वो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ये उसी ही उससे बता रहा हूं मैं। ये सब पार्ट्स आपको हिंदी मीडियम में मिलना मुश्किल है, और इसका फीडबैक भी मिलना मुश्किल है। आप ये भी लिख दोगे ना, मैं वही बता रहा हूं आपको, यू विल गेट अ रिव्यू, हाँ ठीक ही है, बढ़िया है, ट्राई करके देख लेना। मैं तो आपको ओपनली बता रहा हूं। आप दोस्त को बोल भाई, आप मुझसे पहले ही कंफर्म करा लेना, आई कैन गिव यू, हाँ ये इंट्रोडक्शन लिख लेना, और आपको नाइस इंट्रोडक्शन का फीडबैक मिल जाएगा इसमें। तो वो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। एनीवेज, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तीसरी गलती क्या कर सकते हैं हम? फैक्ट, तथ्य गलत बता देते हैं अपन। कि मानो वहां पूछा हो रोजगार के क्षेत्र में, मतलब कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र कितना रोजगार में परसेंटेज देता है, अपन बता दे 65%। वो तो फैक्चुअली गलत है ना। कॉमन फैक्ट है, कितना देता है? 45%। 17 तो जीडीपी में, सकल जीडीपी का परसेंटेज है वो। रोजगार में तो तू 40 बोल, 42 बोल, 43 बोल, 45 बोल, यहां तक चल जाएगा। बट जो तू बता रहा, मतलब वैसे जो हम सोच रहे हैं 17%, वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। भारतीय कृषि में आपूर्ति पक्ष प्रबंधन की क्या बाधाएं हैं? आपूर्ति पक्ष प्रबंधन में सुधारों के लिए नवीन समाधान सुझाएं। ठीक है, न्यू सजेशंस देने हैं। अब वो जो 68% रोजगार है ना, यही गड़बड़ है। और ये जो 58% आबादी के लिए आजीविका, ये भी गड़बड़ है। ये कह सकते हैं हम कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट रोजगार नहीं देता वो। रोजगार 43% कोई दे रहा है, प्लस माइनस 2-4% कर लो, इतने में काम चल जाएगा अपना। बट 68% इज अ सिन, पाप है वो। फैक्चुअल गलतियां जो होती है ना, उसको पाप क्यों कहा जाता है? बिकॉज फिर इवेल्युएटर आपके हर फैक्ट को जज करेगा। वो देखेगा कि अच्छा, और कुछ तो अपने को फर्ज करना पड़ेगा ना। कितना फैक्ट याद कर लोगे यार? एक लेवल पे जाके एवरेज पता रहता है, फिर एवरेज से प्लस माइनस थोड़ा सा खेल रहे हैं। जैसे आरएनडी है, अब आरएनडी पे एक्सपेंडिचर इंडिया में कितना है, कितना खर्च करते हैं? 0.6 0.7%, 30 साल से यही चल रहा है। अब ये तो हर कोई लिखेगा, इससे आगे और क्या लिखना पड़ेगा? ये तो सारे लिख रहे हैं ना, उससे आगे और क्या लिखोगे कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले? वर्ल्ड एवरेज, चाइना, इजराइल, ये एक्स्ट्रा एज है जो अपन को क्यूपी से निकाल लेना है बस। 0.6% तो कहीं से भी निकाल लोगे, वो तो ज्यादातर उसमें मिल जाएगा। यहाँ चाइना का पता होना चाहिए कि भाई 2-2.5% देता है वो,
इजराइल का पता होना चाहिए भाई, 4% देता है वो। तो ये एक्सेप्टेबल बनो इसके लिए कि अच्छा ठीक है एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है तो ये मेरे पे बोझ नहीं है, ये ही लिखूंगा तभी मैं अंग्रेजी माध्यम से compete कर पाऊंगा। आप समझ रहे हो मतलब यार, 1000 वैकेंसी और 30-35 मान लो 40 सिलेक्शन है, ऐसे मतलब मेरे लिए तो शर्म की बात है। 40 सिलेक्शन सिर्फ, ऐसा अंदर से ऐसा नहीं लगता चेंज करेंगे सिस्टम को? तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो लगता है, मैं तो कर ही रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि जब तक तुम्हें नहीं लगेगा मेरा ये सब फेल है यार। ऑल दिस पहले तुम्हें डूएबल लगना चाहिए कि हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम हिंदी माध्यम की यही है कि भी वो डूएबल नहीं लग रहा है। वही फाउंडेशन में दो और टॉपर बनता है वो भी कहता है कि यार 6-7 साल, तो उसको खुद 6-7 साल तो लग रहे हैं। अब तो इंग्लिश मीडियम में 5-5 साल लगने लग गए यार, मतलब 5 साल बाद आप सेलेक्ट हो रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना क्रेडिट लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वो फला ढिंकान, फिर भी तुम 6 साल में बच्चा पास करा रहे हो। 5वां टाइम मतलब 6 साल लग गए। कहाँ जा रहे हैं 5-5 6-6 साल बच्चों के? क्यों नहीं सिम्मीकरण बन सकते हैं? बन ही सकते हैं यार। कुछ हम अपने लेवल पे फेल हो रहे हैं, एटलीस्ट मैं पर्सनली तो मुझे लगता है कुछ मैं अपने लेवल पे फेल हो रहा हूँ या और भी फेल हो रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूट भी फेल ही हो रहे हैं। बाकी तो क्रेडिट है सिलेक्शन के बाद, हमने भी ले लिया ऑल इंडिया रैंक 2 क्यूईपी का बच्चा, टीईपी का बच्चा, ये बच्चा वो बच्चा, बच्चा भी क्लोज है, ठीक है सब, बट कहीं तो गड़बड़ है ना वो वाला सिस्टम। हिंदी में तो उससे और भी खराब है, इसमें तो इतने साल लगने के बाद भी नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम है। तो सबसे पहले तो तुम्हें मानना पड़ेगा और उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर वो एफर्ट्स नहीं डालोगे तो नहीं बनेगी बात। इंग्लिश के कंपेरेबल क्वालिटी कंटेंट वो मैं दे दूंगा, इंग्लिश के कंपेरेबल मेहनत, तुम एनरोल्ड बच्चे हो, 1 महीने से मोटा मोटी मेरे साथ हो, 15-20 दिन से साथ हो, वो वाला पार्ट में करा दूंगा। बट अगर तुमने नहीं माना तो सब फेल है। शाम को 8-9 बजे 10 बजे जब बंद कमरे में अपने साथ बैठते हो ना, तब तुम अकेले रहते हो, तब नो मोटिवेशन, नो एमके यादव, नो एनीथिंग विल वर्क। देन जो आप ट्रूली हो वो निकल के आता है। तो ट्रूली में अगर आपको फील नहीं होता है कि ये डूएबल है, फिर नहीं होगा, फिर नहीं हो सकता। तो वो ट्रूली में आपको लाना पड़ेगा कि वो डूएबल हो सकता है। और वो ना एक वर्चुअस साइकिल है, एक बार आंसर बेटर होना शुरू हो जाए बस, फिर तो मतलब वो ऐसा साइकिल घूमता है कि 3 महीने में तुम्हारे आंसर्स इंग्लिश मीडियम से भी अच्छे हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाए होंगे ना जितेंद्र एंड ऑल के आंसर, कभी दिखाए हैं? एक बच्चा है जितेंद्र का, उसके आंसर देखे हैं कभी? सितंबर में आया था मेरे पास वो, उसके आंसर मैं मांग के आपके ग्रुप पे डालता हूँ कि सितंबर के महीने में किस लेवल पे था वो या उससे पहले क्या था। और फिजिक्स ऑप्शनल है उसका, और भी हैं बच्चे जिन वो हैं, बट मतलब अलग लेवल, जस्ट मेहनती ग्राउंडेड। आप मिलोगे तो आपको देख के लगेगा नहीं इतना अच्छा आंसर लिखता है वो धीरे 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 करके एकदम बढ़िया आंसर लिखता हूँ। एनीवेज, भारतीय कृषि, तो ये मैंने आपको बता दिया कि तथ्य के रूप में गलत जानकारी आप नहीं दे सकते, वो पाप है, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन करेगा वो उस पार्ट में। फिर नेक्स्ट आता है लंबी भूमिका। सही बात है भाई, 150 वर्ड, 15-20 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, 15-20 का कंक्लूजन, 100 से 110 वर्ड के आसपास में आपने लिखना है। बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट 50-55 वर्ड, दूसरा पार्ट 50-55 वर्ड। फर्स्ट पार्ट में 5 पॉइंट, तो मतलब हर पॉइंट 10 वर्ड्स। ये हो गया कंक्लूजन। मैथ सही है, इसमें मैं और आप मिलकर चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं वो लिखते हैं हर पॉइंट को 25-30 वर्ड में। अपन ने वही देखा वही लिखा तो फंस गए ना अपन। तुम समझो कि हिंदी में भी बच्चा इंग्लिश मीडियम की तरह मेहनत कर रहा होगा, बट वो नंबर क्यों नहीं ला पा रहा? बिकॉज उसका जो रोल मॉडल है वो पिछले बैच का है, वो भी हिंदी वाला है, वो भी वैसा ही लिखता था, अगले बैच वाला भी वैसा ही लिख रहा है, उससे अगला बैच वाला भी वैसा लग रहा है, उससे अलग लिख रहा है। तो सबके कुल मिला के वही 400 में अटक जाता है, बस वही रीजन है, और कोई रीजन है ही नहीं। तो आपको इंग्लिश मीडियम से कॉपी करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो प्रूव्ड है ना वो भी। यू डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, बट अगर कोई टॉपर 460-470 ला रहा है, उठा लेते ना यार उससे, कुछ तो सोच के ही सीएससी उसको नंबर दे रहा होगा, उसको एज इट इज कॉपी कर लो। वो अगर 10-12 वर्ड्स में अपने पॉइंट खत्म कर रहा है तो तुम्हें भी 10-12 वर्ड्स में पॉइंट खत्म करने पड़ेंगे, वरना नहीं बनेगी बात। तो आपका कोई भी पॉइंट 10-12 वर्ड से ऊपर नहीं जा सकता, तो उसको ध्यान रख लेना आप। उससे दूर जितना चले जा रहे हो उतना आपका नुकसान है। अब ये इंट्रोडक्शन अगर आप लिखो मोटे अनाज ये वो सब करके, तो ये बहुत ज्यादा है यार। 30-40 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिखोगे और 30-40 में कंक्लूजन लिखोगे तो 50-60 वर्ड्स की बॉडी होगी, क्या ही नंबर मिलेंगे। बट ये लिखते समय समझ नहीं आता है,
क्योंकि अपन ने तो पैराग्राफ वाइज ही लिखा है। किस किसने 100 से ज्यादा आंसर लिखे हैं? है कोई जिसने मोर देन 100 आंसर्स लिखे होंगे? ऐसा हाथ उठा के ऐसा खेल रहा है मेरे साथ, ये ऐसा करके टीचर को लगेगा फिर 50 से ज्यादा लिखे हो? 1 2 3 सोच सोच के लिख रहा है कि 49 पेट का था? नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो सोच कई देर बाद हाथ उठाया, ऐसा गिन रहा था क्या? 100 से ज्यादा नहीं? इतना लेट प्रोसेस कैसे हो रहा है फिर ये? दिखता तो क्या इनविज मिस्टर इंडिया की तरह लिख रहा था, दिखता क्यों नहीं है? मैंने तो पूछा ही नहीं यार, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ सरल सवाल सरल जवाब, कि 100 से ज्यादा 200 भी होता, 200 भी लिखे होंगे। सोच ले, क्या पता धीरे वहां तक आई जाए तो 150 रुपये का हुआ, 150 के आसपास में। और बाकी ने कितने लिखे भाई? 20 to 30। वो 20 to 30 नहीं होता? हाँ तू बड़ा यार एकदम सेट बैठा है, 50 पे हाथ नहीं उठाएगा, 40 45 पे बोलेगा। इससे पहले कोई उत्तर नहीं लिखा? चल अच्छा, कम अनलर्न करना पड़ेगा, पता है इन सब के तो, मतलब इनको वो 200 वाले को तो देख कुछ आना जाना है नहीं, हो तो पहले उसका तो 1 2 हफ्ता तो ये लगेगा, अरे क्या अनसीखा, अनसीखना पड़ेगा तेरे को कुछ अभी। फील से पेपर ही पास नहीं होता, फील से रील, रील से फील होता है। रील देख के तो सबको लगता होगा ना 30 सेकंड में हम ही आईएएस बनेंगे, लाल बत्ती घूम रही होगी, आगे जाएंगे। हाँ, उसी को पहले कहते हैं अनलर्न रीलर्न। बोल भाई, अभी अभी आज ही ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो आंसर लिखे ही होंगे ना। फाउंडेशन किया कहीं तो वहां वो 2 साल तक क्या करता था, मंदिर में प्रसाद नहीं मिला, किया है कि नहीं किया है? तो 2 लाख रुपए में एक भी उत्तर नहीं लगा। बता दे यार तू कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है? आंसर कितने लगे हैं ये बता। अच्छा तू बता नहीं रहा था, जज करेंगे तुझे। हाँ इज्जत करेंगे भाई, हिंदी मीडियम में मेंस दिया है, देख गारंटी से एक एक चाय समोसा खिलाएंगे तेरे को। कोई बात नहीं, करेंगे उसको ठीक, उसकी टेंशन मत ले। पीछे से बोल भाई, क्या बीसी लिखे हैं बस? तुम भी फाउंडेशन लिए हो? दिए हो और किया नहीं मतलब? टेलीग्राम वाले हो कि पैसा देने वाले हो? पैसा दे के भी नहीं किया? तो बहुत पुराना बच्चा लग रहा था, तो फिर कितने, कोविड तो 5 साल। नई शुरुआत, नई होप, तेरा तो हो गया। हाँ बेट, अभी चल रहा है? कितने साल से चल रहा है? 1 और 1.5 में तो बहुत फर्क है। और कितना टाइम और चलेगा? और लगेंगे मोटा मोटा। तुमने भाई आंसर एक भी नहीं लिखा? एक भी नहीं? तो खुद लिख ले, वहां नहीं लिखवाते मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट में तो भेड़ बकरी हो, तुम नहीं हो। आई यहाँ से भेड़े आए, वहां से बकरी बन के निकल गए, यहाँ से आलू आ रहा है, वहां से सोना जा रहा है, तो खुद लिखना पड़ेगा ना। लिख तो ले, कम से कम लिख ले, मास्टर को दिखा एक बार कल जाके। यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं सभी करा दूंगा, मेरी तो बात ही छोड़ दे तू। मैं तो कह रहा उत्तर लिख, कल मास्टर को दिखा गया, बोल सर आंसर चेक कराने हैं। करके तो देखें, लिखेंगे और टीचर को पकड़े, सर आंसर चेक कराना कर दो सर प्लीज। कोशिश तो करें, देखे तो सही। टीचर के अंदर भी तो कॉन्शियंस होती है, मरा हुआ थोड़ी है वो। कॉन्शियंस जगाते हैं उसकी, क्या पता वो कुछ क्लास में ही उत्तर लेखन का प्रोग्राम शुरू करा दे, तेरे साथ साथ औरों का भला हो जाए। करके तो देख। तुमने भाई ऐसे कैसे काउंट हुआ 15 20? देख के, ये नया तरीका है बाय गॉड। लिखते तो सही। सेल्फ तो किसी से पूछ लेती सही लिख रहे हो कि नहीं। ये तो हिंदी वाले डरे डरे से रहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? इससे पहले अंग्रेजी की क्लास थी भाई, वो चुप नहीं होते वो, और तुम बोलते नहीं हो, प्रॉब्लम ही अलग अलग है। तुम बोलते नहीं हो और वो चुप नहीं होते, ऐसा क्यों रहता है हिंदी में, बताओ। बताओगे भी नहीं यार, बता दो यार, ऐसा डरा डरा सा क्यों रहता है बच्चा?
दो ही तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो हिंदी माध्यम में या तो कोई कवि निकलेगा, उसको वैसे चुप कराना मुश्किल है, और एक एक सहमा सहमा सा बच्चा रहता है। ऐसा क्यों रहता है बताओ तुम मुझे, मेरे लिए नए नए हो यार तुम सब। 6-7 महीने हुए हैं बस मुझे हिंदी माध्यम शुरू किए हुए, मुश्किल 6 महीने हुए हैं। तो क्या हमें कौन जज कर रहा है? देख हमारी तो पब्लिक बेइज्जती चल रही है ना, 1000 में से 20 सिलेक्शन, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी तेरी, ये बता मुझे, बता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे स्टेट, इतने बड़े बाबा, हम ये कराएं, हम वो कराएं, फला दिनका कराएं, या 20 सिलेक्शन हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें यार। तो एक तो हमारी लार्जर ही बेइज्जती हो रही है ना, उसमें छोटी बेइज्जती से क्या डर, नहीं होगा। कौन ही तेरे को जज करेगा बता भाई, तू इसको जानता था क्लास शुरू होने से पहले? ये कह रहा मैं अभी भी नहीं जानता है, नहीं जानता था, तू जानता था? आप जानते थे इसको? हाँ क्लास आज से पहले, आज की मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते से पहले, तभी से तू जानता है? क्लास से पहले नहीं, नहीं उससे पहले को जानता था? क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं तेरी जिंदगी में? कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी चेक होती है, इन जनरल भी पर्सनालिटी इंप्रूव होनी होती है, पैसा भी दिया है मुझे बहुत सारा। तो अगर क्लास के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर्सनालिटी इंप्रूव कराने की, वो कॉन्फिडेंस लाने की कि भाई मास्टर रुक ये बता क्या होता है, तो उसको हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? डर किस चीज का है? मैं सच में, मैं इंग्लिश में भी यही बताता हूँ कि पिछले मोटा मोटी 6.5-7 साल हो जाएंगे, मैंने डाटा बहुत बच्चों को, मारा नहीं आज तक। तेरा क्या ही बिगाड़ लूंगा मैं, ये बता। ज्यादा मतलब मैक्सिमम मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? गाली गलोच तो वीडियो है तो दे नहीं सकता हूँ, ऊपर नीचे बोल लूंगा, उतना तो माँ बाप नहीं डांटा होगा यार। उस चीज को यूटिलाइज कर, इस पोटेंशियल को, कि एक लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग इस क्लास में बैठे हैं, उसके सामने कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो नहीं बोलेगा तो ये तो पुरानी आदत है। वो मैं बताता हूं, हिंदी माध्यम में तो इस चीज को प्रमोट किया जाता है। ये देखिए इन सर की क्लास कैसी चल रही है, सब एकदम शांति में बैठे हुए हैं, ऑल स्कूल के बच्चे बैठते हैं यार ऐसे। तो इंटेलेक्चुअल क्लास अगर आप ले रहे हो और उसमें बच्चा शांत है, ये तो एज ए टीचर हमारे लिए शर्म की बात है। एनीवेज, तो वो तुम्हें चुप नहीं रहना भाई, तुम्हें मेरे से सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं सवाल पूछोगे तो मेरे लिए तो सेम ही एज्यूम करके चलूंगा मैं कि हाँ यार सब समझ में आ रहा है। तो यू हैव टू स्टॉप मी, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम तो फेल हो गई होगे, मैं भी फेल हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो आपको मुझे रोक के बीच में सवाल पूछने पड़ेंगे। इट इज नॉट अ गुड हैबिट की यूपीएससी एस्पिरेंट्स की क्लास शांति से चल रही हो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, तभी मैं वो इतना बीच में से निकल निकल के आके कंफर्ट जोन में बनाने के लिए करता हूँ, ताकि बच्चा सवाल पूछ पाए, वरना गड़बड़ है। क्या 50 सवाल पे कर लेंगे ना, क्या ही दिक्कत हो रहा है? 50 क्वेश्चन पे सिर्फ इंट्रो इंट्रो खेलेंगे, बस काम खत्म हो गया, आ जाएगी प्रैक्टिस। टॉपिक समझ में नहीं आता वो तो मैं पढ़ा दूंगा, टॉपिक्स के समझाने समझाने मैंने 20 में से 15 सवालों के लिए बोला था कि 15 सवाल मैं हिट करा दूंगा आपके, 5 ही सवाल आपको खुद करने हैं मोटा मोटी। बट वो जैसे मोटे अनाज वाला, मतलब ये जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे मोटा मोटी, उसमें से 15 एक सवाल हमारे कंटेंट में से कवर हो जाएंगे। अभी तो हमने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया है ना, अरे तो बेस क्लास चल रही है। उस वाले पार्ट के लिए अच्छा ठीक है, आपको ये टॉपिक नहीं आता तो चलो पॉलिटी हम पढ़ा देते हैं, ये नहीं आता तो, बिकॉज फाउंडेशन थोड़ा धीरे धीरे चलता है, आपके लिए एकदम नया होता है, तो तब तक आपको समझ नहीं आती है, इसलिए वो समझ को और तेज पेस पे बढ़ाने की कैसे पॉलिटी 15-17 दिन में खत्म हो सकती है, अभी तो वो चल रहा है। सच बोलूं कि मीठा बोलूं? ये तेरा सच चला गया, उसका सच चला गया, तुम तो फाउंडेशन किया है। मेरा तो सवाल ही नहीं था, मैं बोला तू फाउंडेशन किया है तूने? हाँ तो उस तेरा सच और उसके सच में 1.5 लाख का फर्क है, तू समझ रहा है? नहीं जीएस की बात कर रहा हूं, तो तेरे जीएस के सच और इसके जीएस के सच में 1.5 लाख का फर्क है, ज्यादा था कि कम था? 1.5 लड़ेगा, तो वो तुम्हारा दोनों का सच सेम नहीं है। देख भाई, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, फाउंडेशन नहीं करने के कुछ नुकसान होते हैं, ये मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो बेसिक्स क्लियर नहीं होते। दिक्कत यह है कि हिंदी माध्यम में फाउंडेशन बहुत धीरे धीरे चलता है,
एजम्पशन ये होता है कि बच्चे को कम आता है, ये एजम्पशन है। कुछ बच्चे होनहार हो सकते हैं जो कम, जो इंग्लिश मीडियम में कहानी बन सकती है तो हिंदी में बन सकती है, ऐसा कोई बड़ी वो नहीं है। तेरे अगले 3-4 महीने तुझे एक्स्ट्रा लगेंगे आपके वाले पार्ट में। पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, ये सब मैं पढ़वाऊंगा आपसे, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो हमने नहीं प्रॉमिस किया था वो मैं करवाऊंगा किसी टीचर से, बट वो तेरी लास्ट होप है बस। उनका समझ नहीं आया तो फिर आगे 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, फिर 27 होगा, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। वो तो बेसिक के बाद जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो मेरा तो लेवल अभी जो आप पढ़ रहे हो उससे 5 गुना पे आता है, तब सिलेक्शन होता है। 5 टाइम्स ऑफ व्हाट आरबी सर इज एबल टू टीच यू, उसका 5 गुना जब मैं पढ़ोगे तो हम एश्योर्ड आईएएस बनेंगे, तब आएंगे 440 450 इंजीनियर। अब सोच लो उतना गैप है, ये कड़वी सच्चाई है। तू मान तू मत मान, पर सच वही है। अब तू ये कहे कि मुझे उनका भी समझ नहीं आ रहा, तो मेरा तो मतलब जब क्यूईपी में हम घुसेंगे, नहीं मैं तेरे को कोई ये नहीं कह रहा हूं कि बिना फाउंडेशन के सिलेक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा ना, तेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। एक्शन देख रहे हो लड़की का? हिंदी माध्यम की क्लास है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड लाइकवाइज। बोल बोल, नेट साइन बोल, कौन से? हम्म 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 रुक जाइए, ऑनलाइन वाले भी कुछ बता रहे हैं। जो मैंने 5-6 टॉपिक बताए वो मैं करवा दूंगा। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हुआ तो ज्योग्राफी भी करा दूंगा। बहुत है यार, और क्या करोगे, है ना? तेज बोल, अरे तेज बोल छोरे, कहां एनर्जी लेके जाएगा बचा के इतना। मेंस के अभी से टेस्ट, तू सिंगल सिंगल आंसर अपलोड कर, सिंगल सिंगल का फीडबैक दे देंगे। तू चाहे टेस्ट लिख दे, ये सब भेड़ चाले रे। तू लिख दे, मैं वैसे ही चेक कर दूंगा, बट मैं पूरा बैच नहीं खराब करूंगा उन चक्करों में, बिकॉज एक बच्चा चाह रहा है। बिकॉज मैं एकदम मेरा एक तरीका है इंग्लिश को पास कराने का, मैं सेम ही तरीका हिंदी में अप्लाई कर रहा हूं। तो सुन, मैं फिर वही बता रहा हूँ, सिम्मी करण ने कितने आंसर लिखे जिंदगी में। अभी एक बच्चे से मिलवाऊंगा मैं तुम्हें, एकदम बढ़िया सही बैकग्राउंड से आता है। 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, उसके बाद आया था मेरे पास, प्री के रिजल्ट आने के अगले दिन आया था। इस बार आया 286 रैंक उसका 5वें अटेम्प्ट में। जस्ट मैं उसी प्रोसेस से चलता हूँ कि 3-3.5 महीने में कैसे यूटिलाइज हो सकता है। तेरे वाले पार्ट को बस मैंने 1 साल में एक्सटेंड कर दिया, बट वो पेडागोजी चेंज नहीं होगी कि हम अभी से ही पूरे उत्तर लिख दें। वो है ही गलत रास्ता। मैं फंडामेंटली उसके अगेंस्ट हूं कि मैं फर्स्ट डे से पूरा टेस्ट लिखवाऊं, टाइम ड्यूरेशन में लिखवाऊं। जब तक तुझे क्वालिटी का नशा नहीं होगा तब तक तू कैसे आंसर में लिखेगा? फिर तो तेरा टारगेट वही रह गया। तू साइकिल चलाना सीखा है? सीखा था बचपन में कभी? साइकिल आती है? तो क्या फर्स्ट डे से तू स्पीड पे ध्यान देता था क्या कि मुझे यहां से लेके और स्कूल जाना है कहीं, तो हाँ मुझे 9.5 मिनट में पहुंचना है, या हाँ बिना गिरे पहुंचना है? ऑब्जेक्टिव क्या था? बिना टकराए पहुंचना है, बिना गिरे पहुंच, यही था ना। तो मैं तो अभी वो सिखा रहा हूँ कि तू साइकिल बैलेंस क्वालिटी की चलती कैसे है। जब एक ये सीख जाएगा फिर सीखेंगे कि हाँ स्पीड में कैसे चलानी। अभी तो मैं फंडामेंटली ही इसके खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि ये एक रीजन है कि बच्चे फेल क्यों हो रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट में कैसे जाऊंगा। तो एज अ ग्रुप तो वैसे लिख ला, मैं वैसे चेक कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, विद ए वार्निंग कि वो गलत अप्रोच है। बट मैं तुझे फिर भी मना नहीं करूंगा कि तू मत कर। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका मत कर। फिर भी तू कहे नहीं मुझे यही करना है, तो मैं चेक कर दूंगा, मुझे उसमें कोई नहीं, बट मैं पूरे बैच के लिए वो अप्लाई नहीं करूंगा, सही नहीं। अभी नहीं बनेंगे, लास्ट में नहीं बनेंगे, जुलाई से बनवाऊंगा नोट्स तुम्हारे में, क्योंकि मुझे 1 पेजर नोट्स चाहिए होते हैं। दिखाए होंगे मैंने शायद कभी, या नहीं दिखा देंगे। 1 पेजर नोट्स चाहिए, मतलब आपके पेज जो बनेंगे वो नोट्स बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे भाई। ये पेज है, जैसे इस पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के नोट्स बना रहा है मान ले तू, यहां पे तू फूड प्रोसेसिंग के कीवर्ड्स लिखेगा उस टॉपिक के, जो 8 10 12 कीवर्ड्स। यहां तू 1-2 ग्राफ बनाएगा उसके, जो तेरे को बनाने हैं। ये ग्राफ बन गए।
यहां तो उसकी चुनौतियां लिखेगा, चुनौतियों में तू एक टेम्पलेट लगाएगा, पिट्स। फिर तो उसकी जरूरत लिखेगा, वहां तू अलग टेम्पलेट लगाएगा, स्टीपाई समथिंग समथिंग देख लेना हुआ। और यहां तू उसका कंक्लूजन लिखेगा, यहां कुछ कुछ लिखा एंड ऑल, और यहां करंट अफेयर्स लिखेगा। ऐसे बनेंगे नोट्स। दिक्कत ये है कि न तूने ये पढ़ा है, या पढ़ा है तो सिर्फ यही पढ़ा है बस मैंने, न तूने ये पढ़ा है। अभी तो मेंस बूस्टर सीरीज को ही पढ़, उसको इस रूप में ढालना है अपन ने, जब मैं उन टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा। बिकॉज सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से कीवर्ड्स का यूसेज समझ नहीं आता है, तो जब तक मैं वो क्लास में नहीं कवर कराऊंगा तो तेरे दिमाग में नहीं जाएंगे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, जिसके लिए तो मेरे पास आया है। अभी सिर्फ एमबीएस जा रहा है, एमबीएस में एक लेवल में कंटेंट में हो सकता है फीलिंग अच्छी आ रही होगी, हाँ यार सही जा रहा है और ये नहीं जा रहा है ना। पर जो मुझे डिस्कशंस कराने हैं ना, जो मुझे दिमाग खोलना है आप लोगों का हिंदी, उसके लिए वो जब खुलेगा उसके बाद ये नोट्स बनेंगे हर टॉपिक के। हर मतलब जब मैं क्यूपी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, ये पहले आए हुए हैं, ये आ सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल के यही बनाने हैं सारे, इसी फॉर्मेट में बनेंगे सबके साथ। बाकी एमबीएस से पढ़ेंगे, पेज फाड़ेंगे, चिपकाएंगे, लगाएंगे, खत्म। 30-40% ऑफ सिलेबस उसके नोट्स बनने चाहिए, बाकी सब वहीं से पढ़ेंगे। सिलेबस के ही बता रहा हूं मैं, सिलेबस के 30-40% के नोट्स बनने चाहिए बस, बाकी सब वहीं से पढ़ेंगे। एमबीएस इज सफिशिएंट फॉर मेंस, पास करने के हिसाब से सफिशिएंट है। रैंक लाने के हिसाब से एमबीएस के कुछ टॉपिक्स तेरे को खुद के नोट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बन ये सिंगल पेज, और ये टेम्पलेट वाइज होने चाहिए। अगर टेम्पलेट वाइज नहीं है तो एग्जाम में याद नहीं आएंगे, फिर तो कहीं से ही पढ़ ले, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी अपन ने ये नहीं पढ़ी है, कीवर्ड क्या है वो नहीं देखे हैं, ग्राफ फॉर्मूले नहीं बनाए हैं, उसकी तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करा दी है, बट पूरे नहीं बने होंगे अभी तक। किया है कुछ फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट कराना तुम्हारा, उसमें शुरू हुआ है? किस किस थीम का हो गया? ये सब बेसिक है, अगेन ये सब चीजें फिर रिपीट होंगी, थीम बेस नहीं हुई है। एग्री तो हम ही दिए हैं, पिट्स नहीं, टेम्पलेट भूल जा। थीम्स में एग्रीकल्चर के फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट किया है अभी तक? और किस किस का किया? 5 थीम्स का हो गया, तो 2 का हो गया है, 3 का अपलोड नहीं हुआ है, वो आज करवा के जाएंगे। आप क्लास के बाद रुकेंगे, मुझे याद दिलाएंगे, वो करवाएंगे उस पार्ट के लिए। तो वो मुझे 8-9 थीम्स का कर लेना है। ये सारी थीम्स क्लास में कवर होंगी, ये सारे ग्राफ क्लास में डिस्कस होंगे, सब कुछ होने वाला है। बट उससे पहले मुझे आपका माइंड ओपन करना है, अच्छा ग्राफ भी कुछ होता है, वो बनाया भी जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन में बनेंगे। एक बेस लेवल पे करोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे, वरना आपने सुना होगा कि इंग्लिश मीडियम में भी बच्चा क्यूपी 2-2 बार लेता है, 2-2 बार लेता है ना, बहुत सारे लेते हैं। कुछ भी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, हमें तो पेपर पास करना है ना। तो तू मेंस बूस्टर सीरीज से ले आते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद विजन की बुक से ले आ, प्रहार से ले आ, जो तेरा मन है वहां से ले आ। हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे वर्ड होने चाहिए बस, कहानी हुआ। ग्राफ के लिए मैं सफिशिएंट हूँ, जो अपन ने दिए हैं वहीं से निकल जाएंगे। फैक्ट्स तो मैंने दे ही रखे हैं, उनको ग्राफ में कन्वर्ट करना है बस तुझे। कीवर्ड, कीवर्ड अगेन इज अ लर्निंग, एक दिन का गेम ही नहीं है कीवर्ड। ग्राफ व्राफ सब 1-2 दिन का गेम है बस। कीवर्ड मतलब तेरी डिक्शनरी में इतने वर्ड्स होने चाहिए, तो वो डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड लाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। अभी ले आ तेरे को जो लाने हैं, आगे तो मैंने बता नहीं है ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, खराब। बट उसके लिए तू लेके तो आ मेरे पास कि सर क्या ये अच्छा शब्द है, क्या ये खराब शब्द है क्या। वो सारे सेशंस होंगे अपने, जब आप एग्रीकल्चर में मुझे वो 100 वर्ड लाओगे, कहेगा ये बताइए अच्छा है कि खराब है, उससे पहले का काम करा रहा हूं मैं आपसे। भाई तू अपनी तरफ से मेहनत करके ये सोच कि क्या नियामक नियंत्रण एक अच्छा वर्ड है कि नहीं है, तब मैं कहूंगा यार नियामक नियंत्रण का ये ना नए से शुरू हो रहा है, ये भी नए से शुरू हो रहा है, बढ़िया कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है, ये सही है। तो उस लेवल पे पहले लाओ, फिर मुझे दिखाओगे, फिर मैं उसको चेक करूंगा। और वो स्टेजेस में आएगा, ऐसा नहीं वो एक ही दिन में आ गया अपन यहाँ नियामक नियंत्रण मैंने की यूज किया बिकॉज यहाँ से आया है। तो उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं, फिर आएगा, फिर आगे चलाएंगे। बट 1 पेज नोट्स अभी बनेंगे, तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाने अभी। अगर अपन को लग रहा हो कि हाँ नोट्स अभी से प्यार करने लग जाते हैं हम ना नोट से, मेरे हाथ से निकलेगा तभी बढ़िया होगा। अबे ऐसा क्या बना देगा तू जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
जो तू याद करने की कोशिश कर रहा है मुझे वैसे याद कराना ही नहीं। तुझे सिंचाई क्षेत्र की चुनौतियां, सिटीजन चार्टर की चुनौतियां, एग्रीकल्चर की चुनौतियां, एआई की चुनौतियां, किसी की भी चुनौतियां मुझे पिट्स में ही डलवानी है ना भाई, क्योंकि एग्जाम में तू थोड़ी अलग अलग याद कर लेगा यार, क्या बात कर रहा है कि हर बार आएगा, हर बार मैं सोचूंगा फिर मैं लिखूंगा, तो होंगे 15 सवाल बस 20 में से, फिर तो होने नहीं है ना। तो जब वो होंगे नहीं तो पेपर ही पास नहीं होगा, फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? फिर मैं क्यों वो कह रहा हूँ कि नहीं हम हिंदी मीडियम का रिजल्ट बढ़ा देंगे? कैसे बढ़ा दूंगा, जादूगर थोड़ी हूँ। वो तो तभी बढ़ेगा जब वो प्रोसेस सही हो, प्रोसेस सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना यार। इसलिए एनीवेज, ये अब इस बच्चे का डाउट ये था कि बहुत बड़े बड़े इंट्रो हो जाते हैं, तेरा ही तो हाथ है, रोक दे उसको। तू बिना आंसर दिखाए मेरे से सजेशन मांगेगा तो यही कहूंगा मैं, अरे अब तो फिजिकली मिल रही है ना तो दिखा दे अभी, मतलब अभी मतलब क्लास अभी दिखा दे, ला दे अभी, देखेंगे इससे पहले ये मुझे बोलेगी हाँ। तो एक होती है गलतियां, हाँ दिखा। तो मैंने पहले क्लास ली होगी जिसमें मैंने बताया होगा कि एक लाइन में 5 या 6 वर्ड आने चाहिए, ये तो पता है अपने का। मना कर दे नहीं मुझे नहीं पता। तेरी सेकंड क्लास है कि मैंने सेकंड क्लास में बोला था? तो मैंने 2-4 ही क्लास ली है, देख के तो आया ही होगा। हाँ तो दोनों में नहीं बोला मैंने, सच सच में बोलना, झूठ में हाँ मत भरना। क्या सुना? क्यों, मेरे 2 क्लास में मैंने पहली क्लास में बताया होगा ना एक लाइन में कितने वर्ड। नहीं मैंने कभी ये बताया था कि एक लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने पेज, ये तो बताया था ना। तो अब वो मैं कैसे सिखाऊं कितने वर्ड्स हैं एक लाइन में? डाउट नहीं 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 नहीं, इंट्रो काफी बड़ा होता है, इज डिफरेंट, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कि सर मैं जब ये पढ़ रही हूं मोटे अनाज कुपोषण को दूर करने और भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं, चर्चा कीजिए। अब मैं सोचती हूं सर कि कुपोषण का एक फैक्ट डाल दूं, सतत कृषि का एक फैक्ट डाल दूं, मोटे अनाज का एक फैक्ट डाल दूं, फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी डाल दूं, इसलिए मेरा इंट्रो बड़ा हो जाता है। वो तो एक इंटेलेक्चुअल सवाल हो गया ना। मैं तो आपसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, बस कंटेंट की बात नहीं कर रहा। स्ट्रक्चर में नहीं तो 2 क्लास हो गई हैं तो आपको दिख के आना चाहिए था। फिर ये झूठ बोल रहे हैं क्या? नोटिस नहीं किया? मैंने पूरा डायग्राम बना के समझाया होगा बे, नोटिस कैसे नहीं किया? मैं कह रहा हूं अब मैं तेरे को कैसे समझाऊं कि 5 या 6 वर्ड से ऊपर आप नहीं जाओगे, वो तो तुझे खुद करना है ना। मेरा रोल तब आएगा जब तू मुझे कहेगी कि यार ये मैंने लिख दिया, यहां तक फिल हो रहा है, बता मैं क्या क्या काटूं। इसमें मैं काट के बताऊंगा आपको, बट मैं वैसे आपको समझा रहा हूं कि यार वो आइडियली वैसे नहीं होना चाहिए था। फिर ये पेन भी ठीक नहीं है, ये पेन पीछे छप रहा है, बॉल पेन है, इसको चेंज करो, थोड़ा जेल में लाओ, इतना चिपका चिपका के मत लिखो, खुले खुले में लिखो थोड़ा। हाँ हम तो ऐसे बावड़े से ही मास्टर हैं, हमें थोड़ी पता आता है ना, हमें गिनना थोड़ी आता है, क्या बात कर रही हैं, हमें थोड़ी दिखता है ना। ऐसे कॉपी देख के हमारे जैसे को समझ में आ जाता है कितने वर्ड्स हैं ये, पता कितने वर्ड्स हैं, देखे आपने काउंट किए? फिर भी तो काउंट क्यों नहीं किए? अगली बार से जो हर भी कॉपी दिखाएगा मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए ऊपर, इस पूरे आंसर में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर इंट्रोडक्शन बड़ा है तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन में भी वर्ड्स लिखोगे कि कितने, और कंक्लूजन में भी, सब चाहिए होगा मुझे। मैं और आप मिलके बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब आप लिख रहे हो निर्यात है 121 बिलियन डॉलर, कहाँ ले जाएगा 21 के एक को? याद रहेगा तेरे को 121 था कि 120 था? तो 120 लिखना, एटलीस्ट 5 के मल्टीपल में तो लिख। यहां तो देखा और लिख लिया, नोट्स में था, वहां तो नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो 121 लिखा वहां लगेगा 500 बिलियन डॉलर, ऐसा ही जाने वाला है। रचनात्मक वस्तु का एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर का है? नहीं लिखा है तो तू तो हाँ भरेगा ही। अब तूने जब ये लिखा भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियां, तो पिट्स तो पढ़ा चुका हूं ना मैं? नहीं, पिट्स सुना है, पिट्स सुना है, तो इसमें पिट्स क्यों नहीं लगाया पहला? सब हेडिंग का है।
नीति नियामक कहाँ है, कहाँ लिखा है? तो करेगा ही नहीं, तो उस डायरेक्शन में सोचेगा ही नहीं, तो फिर 1-2 महीने तो अपन यही बर्बाद कर देंगे। ये तो वो है जो मैं पढ़ा चुका हूं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा जो मैंने नहीं पढ़ा है। फिक्स तो पढ़ा दिया ना, चुनौतियां तो पढ़ा दिया। ये तो बेसिक लगता है भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियों, उसमें तो सेट ही बैठेगा यार। एक पॉलिसी का, एक प्रोडक्टिविटी का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब उसमें तो लगना ही चाहिए था। उदाहरण 3-3 लाइन के उदाहरण लिख रहा है, फिर काहे के उदाहरण है वो? फिर कोई उदाहरण नहीं हो। फिर यहाँ कोई सब हेडिंग नहीं लिखी, यहाँ इसको डबल अंडरलाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मर्जी से कर रहा है, हमारे मन है। फिर नवाचार हब द्वारा सहयोग, विश्वविद्यालय, उद्योग, ये वैसे काटना है यार, ये लॉट ऑफ वर्बोसिटी। और फिर ये जो जगह छोड़ी, यहाँ क्या करेगा? प्लॉट है, प्लॉट काटेंगे अपन इसमें, है ना? बहुत गलत, मल्टीपल लेवल्स पे गलतियां हैं। आज तू खुद बैठेगी, वो जो हमने 2 पेज की शीट दी है ना, दी है बेस्ट थिंग्स, क्या क्या करनी है और क्या नहीं, दी होगी ना। स्टार्टिंग कैसे करे, 1857 से बैच चल रहा हो, क्या महीना हुआ नहीं है और स्टार्टिंग में दिया था सर आपने। वो जो 1 पेज की शीट दी थी, आज उसको सामने रखेगी, उसको अपने हाथ से लिखेगी। सबसे पहले तो ये करना है। कौन सी शीट बोल रहा हूं, समझ में आया? हे भगवान, एक मीम चलता था, वो मारो मुझे मारो, सुना है? नहीं, वो मैं तेरे लिए कह रहा हूं, मुझे मत मारने लग जाना। दैट इज फॉर यू। फोन लाए हो आप अपना? निकालो। सही सही, वेरी नाइस। तो ये जो तो किताब घर पे रख के आती है इसकी, जो 5-6 वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम समझते हो किताबों को? पहली, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तो जो 6 पार्ट की तूने एक वो बहानों की किताब जो है, बहानों की किताब बनाई हुई ना, खत्म नहीं हो रहे जो बहाने तेरे। ये था, फिर फोन में दिक्कत थी, इंटरनेट आ रहा है, ये इंटरनेट की दिक्कत है उस पार्ट की। मैंने तो कहा फोन लाइए, फोन निकालो। टेलीग्राम तो चल रहा है, खोलो। ग्रुप में भी हो, अभी बोल दे नहीं ग्रुप में भी ऐड नहीं हुई और नए बहाने होंगे तेरे। चल ग्रुप खोल पे देता दे। क्या नाम है उस फाइल का? तू हाँ हाँ भर रहा है, तुझे बोलना है। तेरे पे ही मैं विश्वास करके इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, पता चले फाइल ही शेयर ना हो। अरे तो 2 पन्ने की फोटो लगा ले यार, वो आई है? नहीं नहीं, आंसर शीट स्पेसिमेन नहीं चाहिए भाई। कति एकदम बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके जो लिखे हैं, हिंदी माध्यम की बच्चे लिखे अंग्रेजी में, निकालना फिर उसको, ढूंढ उसको। सब काम मेरे से कराओगे, एक हाथ पांव टूटे फैकल्टी से काम करा दो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिंदी फाइल्स मीडिया, थोड़े से तो मैसेज आए मैं तुम्हें, है क्या? ये रहा यार, वापस भेज रहा हूं। मिला क्या? इसमें 10% हमारी भी सुनेंगे, हम ही पैसे लिए हैं। 10% वैल्यू ऐड करके, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके, जेल पेन से साफ साफ लिख के, कल सुबह तक टेलीग्राम पे वापस भेजेंगे। बोलो हाँ। 10% वैल्यू ऐड होना चाहिए, कॉपी पेस्टिंग नहीं चाहिए मुझे इसमें, कि एज इट इज उठाया, एज इट इज चिप दिया उसमें बस। वो क्योंकि पीसीएस की बच्ची ने लिखी है, तो उसके क्वेश्चन उसने 8 मार्क्स और 12 मार्क्स लिखे हैं, बाकी सब सेम है। 8 को 10 से रिप्लेस कर देना, 12 को 15 से रिप्लेस कर देना, पेजेस सेम मिलते हैं, वर्ड्स वहां 125 मिलते हैं, 150 मिलते हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है एकदम एज इट इज।
चेंज करके अपने हाथ से उतार के लिखोगे, तेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम है। लिखने के बाद तू देखिए कि तूने इस वाले क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से अप्लाई किए और कौन कौन से अप्लाई नहीं किए, समझ गया? उसके सामने टिक करेगी और क्रॉस करेगी। तो जब तू आंसर लिख ले, नहीं तो ये जो मैंने भेजा है ना, इसी में अप्लाई कर दे कौन से टिक किया और नहीं किया एक्सेट्रा, वो एक पेज हो गया अलग से। और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना और 10-20% और वैल्यू ऐड करना जो तेरे हिसाब से लगता है कि और होना चाहिए एक अच्छे उत्तर लिखन में, वो करके और फिर आप दोनों टेलीग्राम पे भेजोगे। क्या नाम है तेरा? ठीक है, या नाम याद रहेगा मुझे? हाँ, लाइक वाइज। इंग्लिश से हिंदी कौन आता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या? हिंदी के और भी टफ करने पड़ेंगे। इन इकॉनमी में तेरे को वो वाले वर्ड्स तो इंग्लिश में वैसे ही चल जाते हैं ना। अब तेरे को थोड़ी सकल घरेलू उत्पाद लिखना है, जीडीपी लिख, खत्म कर काम। वो तो इंग्लिश में चली जाएगा। ऐसा मुझे लगता कि बहुत कुछ ही प्री में हो सकता है, बट प्री तो तू इंग्लिश में पढ़ लेना। हाँ, मगर तू पहले ही बच्चा देखा होगा जो मैंने अंग्रेजी से हिंदी में आ गया। हिंदी से अंग्रेजी में जाने वाले तो बहुत है। अटेम्प्ट लिखे हैं? अभी तक नहीं लिखा है तो इंग्लिश में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता? हिंदी में? ओ, और वही ऑप्शनल है। बट पीएसआईआर हिंदी में पढ़ाने वाला कोई है नहीं अच्छा। हिंदी में पढ़ाती हो? तुम्हें बहुत अच्छा होता कि यार यार नए नए शब्द मिल गए, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बट भाई मैं उसके लिए तुम्हारे 8-9-10 महीने थोड़ी बर्बाद कर दूंगा। तो वो ठीक है, मान लिया हमने हिंदी में पढ़ा रहे हैं। म्यूट करके हमने तुम्हें समझा दिया क्या समझाना था, बाकी तो ठीक है। वैसे बीच में फंस गया तुम, है ना? इंग्लिश मीडियम रखेंगे हिंदी मीडियम रखें? अटेम्प्ट दिया आज तक कि कोई नहीं दिया? 26 ही देगी पहला ही। उत्तर पढ़ेंगे थोड़े दिनों में, 10 एक दिन छोड़ के, अगर 10 दिन में कितना सीख पाएगा तो ठीक है। क्योंकि प्री में तो दिक्कत होगी नहीं, वो तो सेम सा, तू इंग्लिश पढ़ सकता है हिंदी पढ़ सकता है। मेंस में थोड़ी दिक्कत होगी बस हल्की सी, तो वो वर्ड्स में कितनी कमांड ला पा रहा है वो देख लेंगे। पढ़ लेंगे बट मेरे हिसाब से शुड नॉट बी ए वेरी बिग इशू, अनलेस एंड अनटिल तू ही हार मान ले। नहीं, हम मानते ही नहीं है। सही बात है, मैं हारूंगा तो जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है। भारतीय मानसून की प्रकृति अनियमितताओं क्यों है? अब तुम इंट्रोडक्शन ही डेफिनेट ग्राफ व्राफ से शुरू नहीं कर सकते हो। शुरुआत में तो 3-3.5 लाइन आपको लिखनी ही पड़ेंगी, उसके बाद कहीं जाके आप उसको शुरू कर सकते हो। ये जो तुम बैठ के चाचा नेहरू का शो देख रहे हो, इसके ये 5 पॉइंट इंट्रोडक्शन के, ये तुम्हें लिखने भी थे क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम कहोगे कि ये पीडीएफ में से शेयर कर देना, फिर मैं कहूंगा नो नो आई डोंट शेयर माई पीपीटी, तो वो तुम फंस गए हो अब। तो अब ठीक है, अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे चल, एक और सवाल आता है टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन में, अगर मैं आपके पास में जाऊं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपको। प्राइवेट सोर्स, ये जो मैंने आपको 2 पेज दिए ना उसी का ही है, इसी में से बनाया था उस बच्ची ने एक्चुअली। मेंटल हेल्थ में 15% लोग हैं देश के अंदर जिनको मेंटल हेल्थ का इशू है इन इंडिया। बट आप इसका सोर्स लैंसेट वांसेट प्राइवेट सोर्स नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना। यू नीड गवर्नमेंट सोर्स। बहुत कॉन्फिडेंट हो सोर्स में तो फच कर लेना थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि जब पक्का ही है वो डेटा, तो नीति वीति डाल देना, कुछ और डाल देना। बट हाँ, मतलब आप सोर्स फज नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन गैप है टीचर और सर के बीच? अबे कैसी बातें करने लग गया तो।
टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है तू कि मैं गलत समझ रहा हूँ, तू बिटवीन द लाइंस कुछ और बता रहा हो। अच्छा, करेक्ट कर लिया उसने नीचे स्टूडेंट। आऊंगा आऊंगा मैं तुम्हारी। मुझे थोड़ा एक और इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करना था, इसलिए म्यूट हो गया था। तो हाँ, और सेकंड क्या है कि जब भी आप कोई सोर्स लिखे तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप यहां से शुरू करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि लैंसेट क्या सोचता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या सोचता है, मिनिस्ट्री क्या सोचती है। यहां आप लिखेंगे जो सोर्स आपको लिखना है, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद नीचे लिखेंगे। समझ गए? ये है भाई। हाँ हाँ, ब्रैकेट में, सोर्स ब्रैकेट में। मैं कह रहा हूं लैंसेट ही नहीं लिखना, तो कह रही है फुल फॉर्म नहीं, WHO का कुछ कॉमन एक्रोनिम्स हैं जो चल जाएंगे। अब तू वो नहीं लिख सकती कि ये लिखने के बाद या कहीं भी तू CC लिख दे और सोचे हम समझ जाएं CC सिटीजन चार्टर या क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में चल जाएगा, दोनों में चल जाएगा। जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमन वो हैं, दोनों में ही चल जाता है। हमारा मतलब ये बोलने के पीछे का रीजन, सारे तरीके के टॉपर्स की कॉपी मैंने एनालाइज की है, तो वो दोनों पार्ट में चल जाएगा। सिर्फ कॉमन के लिए अगर यूपीएससी गलती निकालने आ जाए, जैसे मानो आप, एक बच्ची थी परी बिश्नोई, ऑल इंडिया रैंक 30 आया था, सिमीकरण के साथ में थी, मेरी आंसर राइटिंग की ही स्टूडेंट थी। पहले अटेम्प्ट में जब उसने दिया तो यूपीएससी ने इसके 25 नंबर काट लिए। क्यों काटे हमें आज तक नहीं पता चल में आया। बाद में हमने बस वो किया था कि एनालाइज की क्यों काटे होंगे सर, ये वो सब करके। तो उसने बाउंड्रीज के बाहर कुछ कुछ लिखा था, बट और शब्द उसके 150 से ज्यादा थे। वहीं उसके 1-2 साल बाद एक बच्चा आया, गौरव बड़ानिया, उसकी आदत थी एक्स्ट्रा लिखने की, फास्ट लिखता था, कंटेंट अच्छा था, वो सब पार्ट करके, उसके नहीं काटे। तो वो रिस्क है, क्या आपको वो रिस्क लेना है कि क्या वो रिस्क नहीं लेना। आज तक भी हम कंक्लूसिवली नहीं पहुंच पाए कि उसके 25 नंबर क्यों काटा यूपीएससी। मार्कशीट चल रही थी, अगर आपने देखी हो तो बहुत चला था, और वो बच्ची भी फेमस ही है, शायद आपने देखा होगा उसका, शादी वादी के बाद काफी फेमस हो गया वो बच्चा, शायद सिक्किम कैडर का है वो। हाँ, राजस्थान की बच्ची है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपर्स कॉपी के भरोसे ही हम बता सकते हैं कि यार ये यूपीएससी कर लेता है और ये नहीं करता है, बस। बाकी और कोई सोर्स नहीं है, बताता थोड़ी हो। तो आप जो कॉमन वो हैं वो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके में लिखे जा सकते हैं। बट अगर यूपीएससी किसी दिन नंबर काटने आया तो इस पर काट लेगा, तो वो आपको एकदम ही हिंदी में लिखना पड़ेगा, वो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड है जो पार्ट आपको करना है कि परिभाषा आधारित एआरसी रिपोर्ट का प्रयोग कर सकती हैं, विश्वसनीय संस्थानों का उल्लेख करना पड़ेगा एंड ऑल। कंसेप्ट नया हो तो इंट्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आप बोला, और इंट्रोडक्शन में डिफाइन न कर पाए तो इंट्रोडक्शन के बाद उसे डिफाइन कर दें। कभी कभी करना जरूरी रहता है, जैसे आपसे पूछ लिया, सवाल आया गिग इकोनॉमी क्या है, 2-3 साल पहले आया था, और गिग इकोनॉमी महिला सशक्तिकरण में कैसे मदद कर सकता है, एक ही सवाल था, जीएस पेपर 1 में आया था। क्योंकि सवाल ही है कि गिग इकोनॉमी क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहां ये नहीं जाएगा कि इंट्रोडक्शन बेस तो सर ने तो मना किया था, और सवाल ही यही है। जैसे पूछो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी एक फार्मर की मदद कैसे कर सकता है, ये भी पीवाईक्यू 2 बार पूछा हुआ है। अब क्योंकि सवाल ही है बायोटेक क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन नहीं करेंगे, फिर बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए जब डेफिनेशन बेस्ड चलाना है, जैसे रिवर्स माइग्रेशन है, नया कंसेप्ट है। माइग्रेशन क्या होता है, मतलब क्या माइग्रेशन का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक नया है, मतलब एक नया सामाजिक अनुबंध हम साइन करेंगे बाबू, कि जब भी मैं कोई शब्द पूछूंगा तो तू उसका इंग्लिश, तुमको कोई इंग्लिश और हिंदी नहीं बताएगा और उसका कोई फुल फॉर्म नहीं बताएगा। कि मैं पूछूं कि एआई क्या है और तुम बोलोगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नहीं चलेगा, दो चीजें नहीं चलेंगी। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हमारे बीच में। क्वेश्चन फिर आता है कि माइग्रेशन क्या है, क्या होता है माइग्रेशन में। यूजली पलायन या माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया होता है कि अर्बन से रूरल एरिया होता है? रूरल से अर्बन होता है, रोजगार के साधन ज्यादा हैं अर्बन एरियाज के अंदर से लोग जाते हैं। बट कोविड में उल्टा हुआ था, कोविड में अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में गए थे, उसी को रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। उसी टाइम पे सवाल आया हुआ है, पीवाईक्यू होगा शायद। महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, विपरीत प्रवासन की घटना ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में परिवर्तन ला सकती है क्या?
क्योंकि नया कंसेप्ट है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पे चल जाएगा। फिर आया तथ्य आधारित एनॉल, देश भर की एनॉल करके 4 चीज में एनॉल आगे, पर ये बहुत लंबे लंबे इंट्रोडक्शन है, ये सब मुझे छोटे करने हैं, वो अलग कहानी है, बट क्योंकि मुझे मिले ही नहीं, जो बच्चों ने उत्तर लिख रखे हैं मैं तो वहीं से ही उठा कर डालूंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वही उठा के डाल दिया, उसको मैं करेक्ट अभी करा रहा हूं कि क्योंकि ये 5-5 लाइन के इंट्रोडक्शन है, ये चलने वाले हैं नहीं ऐसे। भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, अगेन सवाल ये थोड़ी पूछा है कि इंटरनेशनल जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन से स्थान पे, थोड़ी पूछा है, ये तो हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे भारत आपदा संवेदनशील देश में 5वें स्थान पे है, ब्रैकेट में लिखोगे आप, सोर्स क्या है उसका, रिवर्स नहीं जाएगा, अदरवाइज सारा फोकस तो यही खा जाता है, जिस सूचकांक के भरोसे आप लिख रहे हो इसको, पर सवाल तो था नहीं कौन सा सूचकांक वाला पार्ट है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। देख कर तो कुछ भी सकते हैं बाबू, अब यूपीएससी ने तो गाइडलाइन में दिया नहीं है, बट हम समझते हैं कि यूजुअली जो टॉपर्स बन रहे हैं इंग्लिश मीडियम में एंड ऑल करके, वो क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शंस को अंडरलाइन यूजुअली अवॉइड करते हैं, बिकॉज 3-3.5 लाइन का तो गेम ही है, और मुझे एक पेज पे 10 से 15% से ज्यादा अंडरलाइन अगर मैं कर रहा हूं तो फिर अंडरलाइन का सिग्निफिकेंस खत्म, महत्व ही खत्म हो जाएगा उसका। एक पेज पे शब्द लिखता है तू 75-80 लगा ले, उसका 10 से 15%, 8 से 12 वर्ड, 8 से 12 वर्ड तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, भूमिका बनाने के लिए करते ही नहीं हम, बताने के लिए कि उसका ध्यान उस पर डालने के लिए। अगर मुझे सामने वाले का ध्यान उस पर डालना है तो मैं वहां अंडरलाइन करूंगा जहां मुझे लगता है कि उसका ध्यान नहीं जाएगा, सरल सी भाषा है। हम ये थोड़ी अज्यूम करके चलेंगे कि एक बंदा यूपीएससी गेस्ट हाउस में आता है, 2 हफ्ते के लिए रुकता है, और एक बड़ा सा रूम होता है जहां कॉपी चेक कर रही होती है, और वहां वो पान खाते खाते ऐसे ही चेक कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इतनी दूर से आएगा, बैठेगा, तो एक हेड इवैल्यूएटर होगा, वो एक दिन में 12-13 कॉपी चेक करते हैं, वो हेड इवैल्यूएटर कुछ कुछ की रैंडम रिव्यू कॉपी चेक करता है, ये सब सिस्टम है। तो इसका मतलब वो पढ़ता तो पूरा है मोटा मोटी, आप उसके लिए इजी बना देंगे पढ़ना तो ज्यादा नंबर दे देगा, थोड़े से 5-7 नंबर कम बनाएंगे तो कम देगा, बस यही फर्क हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखें, आपकी लेजिबिलिटी थोड़ी खराब है तो आपको फेल कर दे, वैसा तो है नहीं सीन। फिर आपको जब अंडरलाइन ही करना है और वो क्वेश्चन पढ़ते ही जा रहा है इंट्रोडक्शन में, इसको तो पढ़ेगा ही ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन ही छोड़ देगा। ऐसा हो सकता है बॉडी में जब वो फर्स्ट पार्ट खत्म हो तो उसके चौथे, पांचवें, छठे लाइन को छोड़ दे, ये पॉसिबिलिटी है, बट वो इंट्रोडक्शन को छोड़ दे या पहले शब्द को पढ़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। ये हम कॉमन सेंस से कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वही लॉजिक है कि इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो असली महत्व है अंडरलाइन करने का कि जो इवैल्यूएटर है उसका ध्यान केंद्रित कर सकूं, वो तो रहना ही उस चीज में, तो जहां ध्यान केंद्रित नहीं होगा यूजुअली वहां अंडरलाइन करेंगे, ये लॉजिक वहां से आता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़े इंट्रोडक्शन जा रहे हैं, वो ऐसी बात बनेगी नहीं, गलत और सही में तो जा ही नहीं रहा मैं, मेरे पास जो मिला मैंने डाल दिया। हाँ, थोड़े दिनों में टीचर ही बन जाना तू, अरे पढ़ा लेने देना मुझे, मेरे पास जो इंट्रो था मैंने डाल दिया, तेरे ला अब तू जो फोटो अपलोड करेगी ना उसी को डालूंगा मैं इंट्रोडक्शन में, फिर देख कितना खराब है, और मैं बताऊंगा भी कि 1 महीने बाद तक बच्चा यहीं पहुंचता है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। नहीं, मंदिर में पैसे चढ़ाए तो 1 साल हो गए, तो वहां से आ जाते हैं हम कि अच्छा मैं 1 महीना मैंने थोड़ा कम बोल दिया है, बोलूंगा 1 साल बाद 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बच्चा ऐसे लिखता है, तो कैसे होगा हिंदी माध्यम का सेलेक्ट, फिर मैं तो वैसे खेल लूंगा, मुझे क्या है। ठीक है, हिस्टोरिकल बेस्ड है पुराने वाले पार्ट के लिए, हिस्टोरिकल बेस्ड भी सेट कर सकते हैं, ये देख जहां से उठाया उसने इंट्रोडक्शन में अच्छी भूमिका, अब मतलब मैं क्या ही करूं, ये तो बेस में ही फेल हो रहा है ना, समझो आप,
एक चीज होती है कंटेंट, कंटेंट इज सेकेंडरी। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आता है, क्या स्ट्रक्चर में पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर ही तो आप भी तो चाय की दुकान पे जाके हर किसी से बात नहीं करते ना, बट किसी किसी से तो कर लेते हो। मतलब 30 मिनट में इंटरव्यू में आपसे क्या ही पूछ लेगा वो जो आपको नंबर देगा और नहीं देगा। इंप्रेशन, सब इंप्रेशन का गेम है। तो अगर आपने उत्तर लेखन के जो बेसिक नियम है स्ट्रक्चर के वही फेल कर दिए, क्या ही नंबर देगा वो आपको। कंटेंट तो सेकेंडरी है ना, कोई आपके साथ रहे सब कुछ। तुम्हारी गलतियों को घर वाले क्यों माफ कर देते हैं? आपके साथ रहे इतने साल तक, तो पता ही है इसकी अच्छाई है इसकी बुराई है, देख लिया आपको ऊपर तक, बट आपकी गलती कोई अनजान आदमी क्यों नहीं माफ करता? बिकॉज इंप्रेशन बनाता है 20 मिनट में, 10 मिनट में, 30 मिनट में, उस हिसाब से वो अपने एक्शन ले लेता है। सेम इवैल्यूएटर की कहानी है, वैसे ही चलाएगा वो। ये तो बेसिक में फेल हो रहा है। ये मैं 5.5 लाइन का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, ये वैसे ही फेल हो जाना है। मैं कह रहा हूँ फेल हो जाना है मतलब इट विल नॉट गुड गिव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, वो वाला काम है। तो वो तो सेकेंडरी है, मतलब अच्छी भूमिका इस बहुत बात की कहानी। पहली कहानी ये आती है कि क्या ये 20 वर्ड में कंप्लीट हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा। हाँ, कंटेंट अच्छा हो सकता है, पढ़ूंगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो घर बार छोड़ के फिर यूपीएससी गेस्ट हाउस आया हूँ चेक करने के लिए, तो वो वाला पार्ट नहीं चलेगा। हिस्टोरिकल बेस चला सकते हो, ठीक ठीक है। आखिरी है ये, मतलब ये वाला पार्ट है बहुत बढ़िया, इसको जिसको मैं आयरनी बेस्ड कहता हूं। एक सकारात्मक तथ्य डाल दिया, एक नकारात्मक तथ्य डाल दिया। हमें अधिक महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, सही बात है। स्टेम में इस संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख कीजिए। तो हम बता सकते हैं कि भाई 43% के आसपास है जो महिला स्नातकों के प्रतिशत है, लेकिन आई थिंक R&D जो महिला वैज्ञानिकों की संख्या है वो 14% है बस। यही मेरा इंट्रोडक्शन, बहुत वर्बोसिटी है इसमें। भारत में स्टेम क्षेत्रों में महिला स्नातकों का प्रतिशत 43% है, परंतु महिला वैज्ञानिकों की संख्या सिर्फ 14% है। ब्रैकेट में वैश्विक औसत 28%, बस ब्रैकेट क्लोज। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे अपने। जब तक मैं ये खूब सारी कहानियों बेस चलूंगा तो मेरे शब्द कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। तो वो वर्ड्स आपने को काटने पड़ेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है, बहुत पसंद नहीं है मुझे ये, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता नहीं है इसको, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं छोड़ दूंगा चीज को। और ये फाइनली एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, इसको भी छोड़ देता हूं। तो मैंने ये 2 टाइप के इंट्रोडक्शन छोड़ दिए। ये मैंने आपको बता दिया। 8 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन 20 वर्ड का है, आइडियल 15-17 वर्ड का है। 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कीवर्ड को रिपीट नहीं करना है, सही बात है, कीवर्ड लिखना ही कम है। फोटो वोटो ले सकते हो, जरूरी नहीं है लिख पाओगे, कैसे लिख पाएगा इतना सारा। जिस फैक्ट को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रिपोर्ट करते हैं उस फैक्ट को इंट्रोडक्शन में ना लिखें, सही बात है। ग्रोथ रेट एंड ऑल, इतना सब कहीं याद रखोगे, इसका ग्रोथ रेट इतना था उतना था। आप सीधा लिखो इंडिया की जीडीपी कितनी है बस। तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको काटेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि दिस ब्रैकेट में लिखेंगे आप कि भारत में, जैसे ऊपर लिखा था अपन ने कि 43% है स्टेम एनरोलमेंट, 13% की जॉब है, लेकिन वैश्विक औसत 28%। तो वो ब्रैकेट करके लिखना होगा आपको। IMF वर्ल्ड बैंक के अनुसार नहीं लिखकर ब्रैकेट में लिखना है, सिर्फ IMF, काम खत्म कर। वो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। पार्ट सब पार्ट्स वाला आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। कुछ कुछ इसमें भी बताना है मुझे, आगे जाके चलेंगे हम इसमें। ये पढ़ाने एक्चुअली मुझे बेसिकली, बट ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, तुम खुद कर लोगे नहीं करोगे? मैं फिर से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, और तुम्हें बताना है कि खुद कर लोगे कि नहीं कर लोगे। नहीं बताओगे? चलो हम पढ़ा देंगे, कोई बात। ये सब वही है जो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको पढ़ा। एक काम करते हैं, जो 2 पेज मैंने आपको दिए उसको अपने शब्दों में लिख के लाओ, अपने शब्दों से निपटाओ, कराओ। उसी का एक्सप्लेनेशन है, अगली बार में आधे घंटे में निपटा लेंगे। ये वही है सब,
65-70 वर्ड 75 वर्ड पर पेज, जितना सोचोगे तो आगे लिखोगे, एक लाइन में 5 से 6 वर्ड आने चाहिए एंड ऑल, वो सब वही कहानी है उसमें, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब ये है मेरे हिसाब के जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल दिस इज लाइक माई वे ऑफ इंट्रोडक्शन। 3-3.5 लाइन में खत्म करने वाले हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है। अब कंटेंट वाले पार्ट में कितना हो गया अपना? आरपी सर ने क्या क्या करा दिया? क्या कौन कौन सी? पॉलिटी। और अगला क्या है? यार अभी चल रहा है, ओके। सर के ठीक ऑनलाइन वाले बैच क्लास कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपको।